नमस्कार। मैं न्यूज़ एफर्ट से मोहम्मद मास खान। आज हमारे साथ मौजूद है सपा पार्टी की तरफ से बीकेटी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी राज बाबू यादव। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। सर, जैसा कि सब जानते हैं कि 2017 के चुनाव आने वाले हैं। सर, इसकी आपके लिए क्या तैयारी चल रही है इसकी? देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। आज गाजीपुर में हमारी पहली चुनावी रैली है, जो कि नेताजी उसमें गए हुए हैं। और जितने भी प्रत्याशी हैं, संभावित हों या जो इनकी टिकट घोषित हो चुके हैं, सभी क्षेत्र में हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में ही हूँ और 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। सर, आप बीकेटी से खड़े हो रहे हैं, तो बीकेटी की मूल समस्याएं क्या हैं? वहाँ के लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, बीकेटी जो बख्शी का तालाब विधानसभा हमारा है, राजधानी का एक हिस्सा है और सरकारों में इसका बहुत अहम रोल रहता है। क्योंकि जो मैंने अब तक के एक नोटिस की, यहाँ पे जो भी यहाँ से एमएलए हुआ है वो सरकार में शामिल रहा है। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर के, नाली, खड़ंजा, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो इस जो सुविधाएं हैं, जिसकी मेन लड़ाइयाँ हैं, किसानों की लड़ाइयाँ, उनको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। सर, एजुकेशन की आपने बात कही कि शिक्षा मूल समस्या है, तो सर उसके लिए आपने अभी तक कुछ किया है या आगे कुछ इरादा है इसके आपके लिए कुछ? जी, शिक्षा को लेकर के बहुत सी जगह पे हमने देखा कि जहाँ पे पढ़ाई की सुविधा अभी नहीं पहुँची थी, वहाँ पे प्रयास करके हम लोगों ने विद्यालय उपलब्ध कराएं, प्राथमिक हो या उच्च शिक्षा के लिए। हमारे यहाँ पे अभी एक इंटर कॉलेज रैथा रोड पे बन रहा है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और कुम्हरावा में बहुत पुराना इंटर कॉलेज है और इधर कुर्सी रोड पे बेहटा में एक इंटर कॉलेज हमारा बन के तैयार है लगभग। तो शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं हम भी और हमारी सरकार भी। जो प्रयास हो रहे हैं निरंतर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये विधानसभा बख्शी तालाब में सबसे ज़्यादा आज मौजूद हैं और शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्षेत्र के लोग जागरूक हो रहे हैं, चूँकि जागरूकता बहुत बड़ा बिंदु है। जो लोग जागरूक नहीं थे, अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जो माँ बाप बिल्कुल निरक्षर थे, उनके बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। तो इसी तरह धीरे धीरे आगे शिक्षा को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, आपके क्षेत्रवासियों से आपकी बातचीत तो हुई होगी या होती होगी, क्या उनको आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं? आप उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाएंगे या आप कुछ ऐसी क्या कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, हमारे क्षेत्र वासियों की जो उम्मीदें हैं, सबसे पहली बात तो मैं ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं गया ना हूं, जहां के लोगों से मैं जुड़ा ना हूं। तो जो उनकी समस्याएं हैं या उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, जो भी हैं, मैं उनकी उम्मीदों को लेकर के निरंतर प्रयासरत रहता हूं। उनकी लड़ाइयों को मैं अपनी लड़ाई समझ के लड़ता हूं। उनकी समस्याओं को खुद की समस्या में समझता हूं, जिसको मैं अगर शासन प्रशासन से होने वाली है, मैं आगे अग्रेसित करता हूँ और अगर खुद से होने वाली हैं तो खुद के लिए प्रयास करता हूँ। और निश्चित मानिए कि जब जितनी भी आज तक मेरे सामने समस्याएं आई हैं, जिनकी भी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, तो 99% हमने जीत हासिल की है। और लोगों की अपेक्षाएं इसीलिए मुझसे आज बहुत ज़्यादा हैं और बड़े प्रतिनिधियों की अपेक्षा या और बड़े नेताओं की अपेक्षा यूथ, जो कि हमारे विधानसभा में आज सबसे ज़्यादा यूथ है। कुल आबादी जो कुल वोटर है उसका करीब 65% आज जो वोटर है वो 18 से 28 और 30 बरस का है, जो हमसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित है और मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और उनकी जो उम्मीदें हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा है और उनकी उम्मीदों को मैं निरंतर खरा उतर रहा हूँ और उतरूँगा। सर, आजकल एक बहुत ही बर्निंग इशू चल रहा है नोटबंदी का। तो सर, जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया, क्या उसकी वजह से कुछ आने वाले इलेक्शन पे कुछ उसका असर पड़ेगा? देखिए, नोटबंदी का जो अभी हुआ है, मुझे लगता है ये जो फैसला है ये जल्दबाजी में लिया गया है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इसको करें। और इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमें ऐसा करने पे पब्लिक में ऐसा भूकंप मच जाएगा या इमरजेंसी जैसी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। मैं खुद की एक व्यथा बताता हूँ
ये 8 को लागू हुआ है और 2 दिन बाद मेरे पास उतने समय जितने टूटे पैसे थे वो खर्च हो जा चुके थे। हम 3 लोग थे, गंज में गए हुए थे, तो भोजन करने की पैसा नहीं था। तो जेब में था, 1000 की नोट थी, लेकिन टूटा पैसा नहीं था। तो 2-3 लोग थे, सबके और गाड़ी में कुछ चेंज पैसा पड़ा हुआ था, उसको निकाल के भी हम लोगों के पास पूरा पैसा नहीं हो पाया। तो उस दुकानदार ने मुझे छूट दी। और उसके बाद पानी पीने के लिए मेरे पास 20 रुपये नहीं बचा। मैं पूरा दिन प्यासा रहा। मैं रात को आया, मैं सबसे पहले घर में पानी पिया, उसके बाद मैंने इधर उधर से खोजा तो रात में 3500 रुपये, 11 बजे रात को मैंने व्यवस्था की। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आम जन पे क्या गुजरा होगा, जिसके घर में 1 रुपये नहीं होगा, जिसके सिर्फ 500 रुपये की एक आशा होती है, 500 रुपये जिसके लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए क्या व्यथा रही होगी। मैं समझ सकता हूँ कि मैं 20 रुपये ना होने से पूरा दिन पानी नहीं पी पाया। तो जिसके पास 1500 रुपये नहीं होगा, इलाज नहीं करा पाया होगा, गरीब खाना नहीं खा पाया होगा, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई होगी। और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और वो औंधे मुँह उत्तर प्रदेश में गिरेगी। और जो जनता की उम्मीदें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बहुत ज़्यादा हैं, जो उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। और इनके इस नोटबंदी का जो असर है वो व्यापारियों पे, किसानों पे, मजदूरों पर, हर एक वर्ग पर पड़ा है। इसमें से व्यवसायी भी बहुत परेशान हुए हैं। और जो काला धन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि हम काला धन विदेश से लाएंगे, तो जो यहाँ काला धन सोचे कि यहाँ जो दबा रखा है तो वो कहाँ लोगों को निकाल पाए। वो तो एक गरीब जो 4000 रुपये रखने वाला क्या काला धन रखता है? जिसके पास 5000 रुपये हैं क्या वो काला धन रखता है? ऐसा नहीं है। उनकी जो सोच थी उस पर पानी फिर चुका है कि हम ऐसा करेंगे, हमें चुनाव में कुछ अलग मिलेगा। उनकी चुनाव पे पूरा पानी फिर चुका है। और समाजवादी पार्टी अब देखिएगा पुनः 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि नोटबंदी के फैसले से बीजेपी खुद औंधे मुँह गिरेगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस नोटबंदी से कोई असर नहीं हुआ है? नहीं, इसका देखिए राजनीतिक कोई असर नहीं हुआ है। अब मैंने कहा कि मैं भूखा ज़रूर रहा, लेकिन मुझे रात में 10:30 बजे 11 बजे मुझे पैसों की व्यवस्था हो गई। तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं या जितने भी बड़े उस पे ओहदे पे बैठे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम ब्लैक मनी की क्या बात करें। तो चुनाव पे जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं कि एक उन्होंने टिकट खरीदा 2 करोड़ रुपए में, आप जान रहे हैं कौन खरीद रहे हैं, 2 करोड़ रुपए में जो चुनाव टिकट खरीदेगा, फिर सोचेगा कि मैं 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मैं 2 महीने में लोगों में बांट दूंगा, शराब बांट दूंगा, जो भी जैसे पैसा बांट के मैं चुनाव जीत लूँगा। ये उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम जैसे बहुत से ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी में सब ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को और बीजेपी के प्रत्याशियों को, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की राजनीति और मुंह की राजनीति करते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में 60% से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे बैंक नहीं है। क्या जब नरेंद्र मोदी जी ने इसका फैसला लिया नोटबंदी का, क्या उन लोगों के बारे में नहीं सोचा, या अगर कुछ सोचा होगा तो क्या सोचा? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले ही कहा कि इनका जो फैसला था ये कोई प्लान्ड नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अभी क्या असर जाएगा। ये बगैर प्लान किया हुआ इनका फैसला था। और उनके बारे में नहीं, इन्होंने जो सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा और अभी एक माहौल बनेगा। चूँकि मेरी हैसियत नहीं उन माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने की, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मुझे लगता है उनको एक कपड़ा पहनने का शौक़, और एक विदेश घूमने का शौक़, और दूसरा है कि चर्चा में बने रहने का शौक़। तो उन्होंने सोचा कि इस फैसले से मैं चर्चा में बन जाऊंगा, मेरी लहर बन जाएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। उन्होंने न गरीबों के बारे में सोचा, न किसानों के बारे में सोचा, न मजदूरों के बारे में सोचा, और न किसी के बारे में सोचा, व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसा करके उनका फैसला जो था बहुत ही ज़्यादा उनको उल्टा पड़ चुका है आज की डेट में। अब मुझे लगता है कि मैं ज़मीन पे रहता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मेरे देश का ये पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने इतनी गालियाँ खाई होंगी। ये बहुत बड़ी सत्यता है। मैं आपके कैमरे बोल रहा हूँ, शायद नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा गालियाँ खाई होंगी। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे आज की डेट में। बात करते हैं यूपी की कानून व्यवस्था की।
आजकल कहा जाता है कि लड़कियां बाहर चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन देखते हैं कि लड़कियों पे एसिड अटैक हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, रेप्स के केसेस आए आए दिन अखबारों में मिलते हैं। क्या आप इसके बारे में आप लोग, आपकी सरकार कुछ काम कर रही है? देखिए, अभी हाल ही कुछ ही दिन हुए हैं जो कि पुलिसिया व्यवस्था मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश में की गई है। इतने बड़े पैमाने पर पुलिस को सुविधाएं दी गई हैं कि 15 मिनट में आपकी घटना पे पहुँचे, जल्दी से जल्दी आपकी घटना पे पहुँचे। इतनी बड़े पैमाने पे गाड़ियों की व्यवस्था, पुलिस में निरंतर भर्तियां हो रही हैं। और जो घटनाओं की बात है तो बहुत कम घटनाएं रियर केस में रियलिटी की होती हैं। बाकी अधिकांश घटनाएं या तो किसी विरोधी दल द्वारा कराए जाते हैं कि ये ऐसा मैसेज जाए। अब समझ सकते हैं कौन से दल ऐसे हैं जो सिर्फ यही राजनीति करते हैं, जो पैसे वाली बात थी, जो पैसे दे करके दंगा करवाते हैं कि उनका माहौल बने। तो ये सिर्फ विरोधियों की साजिश होती है। बहुत से रेप ऐसे होते हैं जो साजिश के तहत होते हैं कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने के लिए, बल्कि ये निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आज की डेट में कोई घटना होती है, पुलिस तुरंत पहुंचती है। और रही महिलाओं की सुरक्षा की बात, 10-90 महिलाओं के लिए दिया गया। आपने देखा कितनी लाखों की संख्या में समाधान हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। मैं कल शाम को ही 10-90 पे गया, वहाँ मैंने देखा माहौल आसपास के एरिया में मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ हमारी बहन बेटियाँ अकेले जाती हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं नहीं हैं। घटनाएं क्या हैं, अगर जो हम वही चीज़ है कि अगर जो हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हम अगर जो सेल्फ से ही नहीं सोचेंगे कि हम सामने से गाड़ी आ रही है, अगर जो मैं किनारे ना करूँ तो हो सकता है वो मुझे टक्कर मार दे। उसी तरह है कि देखिए, सुरक्षा अपने हाथ में होती है। ये आज का ज़माना नहीं, ये सदियों से चला आ रहा होगा। तो सुरक्षा हमारी बहन बेटियों को अपने हाथ में संभल के चलना होगा। रात बिरात का जो समय है उसको देख के निकलना होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी कानून व्यवस्था हमारी सही चल रही है। जो उंगली उठा रहे हैं वो विरोधी लोग हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी बहू बेटियों को देश की रात में संभल के चलना पड़ेगा। अगर रात में लड़की कोई जा रही, किसी काम से जा रही है, अगर उसके साथ छेड़खानी होती है तो इसका क्या मतलब कि लड़की की गलती है? नहीं, देखिए, बहुत सी चीज़ें नेचुरल होती हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। ज़रूरी नहीं है कि घटना हो ही जाए, ये भी नहीं है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, बहुत से जगह देखा कि 10 रुपए के लिए गोलियां लोग चला देते हैं। तो उनको आप क्या कहोगे? किसी को दिमाग को नहीं पढ़ आए हैं। भाई का मर्डर कर देता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बाप ने बेटे का मर्डर कर दिया हो, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया हो। तो अब इसको आप कानून की व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते हो। ये इंडिविजुअली नेचुरल जो हमारे जो मानव है उसके दिमाग पे निर्भर करता है कि कब उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा काट जाए, वो कौन सी घटना को अंजाम दे जाए। तो इसमें हम कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते इसको। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे सपा पार्टी की तरफ से बख्शी का तालाब विधानसभा के संभावित प्रत्याशी राजबाबू यादव। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।